गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ। आपको स्टैटिक जीके देश दुनिया की खबरें जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनसे प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए आज के लिए हम प्रश्न के रूप में देखते हैं। नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया? है ना, ये नर्सिंग के लिए होता है। नर्सिंग के लिए जो नर्स होती है उनको नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय लेवल का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये 2021 के लिए दिया गया है। किसने प्रदान किया? तो यह प्रदान किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं? वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कारों की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, है ना। इस पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुआ, है ना। और किसके द्वारा हुआ? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार स्थापित हुए 1973 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा मेधावी सेवाओं के लिए। किस लिए? नर्सों एवं नर्सिंग सेवाओं में मेधावी सेवाओं के लिए, दिया जाता है ना। तो ये बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं? मदर टेरेसा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये मदर टेरेसा को, जो एक नर्स थी और दुनिया में इन्हीं के नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार अभी द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की दो नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड की दो नर्सें, यहां पर उत्तराखंड की दो नर्सों शशिकला पांडे और उत्तराखंड की दो नर्सें जो हैं शशिकला पांडे और साथ ही साथ जो है गंगा जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की दो नर्सों शशिकला पांडे, गंगा जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का सेशन का अगला प्रश्न है, एडीबी ने ई बसों के उत्पादन के लिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ई बसों के उत्पादन के लिए ग्रीनलेस एक्सप्रेस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? किसको दिया है? ग्रीनलेस एक्सप्रेस जो कंपनी है, उस किस लिए? ई बसों के, इलेक्ट्रॉनिक बसों के उत्पादन के लिए कितने मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मिलियन ऋण। इसका सही जवाब होगा सी, 40 मिलियन ऋण दिया है इलेक्ट्रॉनिक बसों के उत्पादन के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए यह दिया है। एडीबी, अब एडीबी के बारे में देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? 19 दिसंबर 1966। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। को 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। इसका मुख्यालय एशियाई विकास बैंक कहा जाता है इसको, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए, 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, 15वें नंबर का अर्बन मोबिलिटी, अर्बन मतलब होता है शहरी, अर्बन मतलब होता है शहरी, इंडिया कॉन्फ्रेंस कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि इज द राइट आंसर। इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब आते हैं। 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, कोच्चि में शुरू हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, कोच्चि इज द राइट आंसर, कोच्चि इज द राइट आंसर। मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 कोच्चि में शुरू हुआ है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया, हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया, ध्यान रखिएगा। और हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये हैं पेट्रोलियम एवं शहरी आवास मंत्री, आवासन मंत्री, पेट्रोलियम और शहरी आवासन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कौन से नंबर का है? तो 15वां नंबर का है, ये भी याद रखेंगे। 15वें नंबर का है इंडिया मोबिलिटी कांग्रेस कोच्चि में। लोगों के निजी वाहनों से परिवहन के सार्वजनिक साधनों का विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, 4 से 6 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है केरल कोच्चि स्थित होटल ग्रैंड हयात में। कोच्चि के होटल ग्रैंड हयात में 4 से 6 नवंबर तक आयोजन हुआ। 4 से 6 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। लोगों को सार्वजनिक परिवहनों के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। हरदीप सिंह पुरी ने 20 शहरों में 810 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू करने के लिए भी उन्होंने कहा। वैश्विक संदर्भ में भारतीय मेट्रो लाइन की तीव्र प्रगति के साथ चर्चा भी किया ना। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। याद रखिएगा, मेट्रो है ना, 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? भारत सरकार ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में
जो है 4, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो निदेशक मंडल हैं उसमें गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं भारत सरकार ने। 4 सरकारी बैंकों की संख्या भारत में, सरकारी बैंकों की संख्या जो है 12 है। प्राइवेट बैंकों की संख्या लगभग 22 है। सरकार भारत में सरकारी बैंकों की संख्या जो है वो है 12। और 4 बैंकों में गैर कार्यकारी अध्यक्ष, इनके बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कौन कौन है? कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पहला कैनरा बैंक, दूसरा जो है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये याद रखना, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो 4 बैंक हैं जिनमें इनके बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा इसको मंजूरी दी गई। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 बैंक। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के रूप में किसे नामित किया गया है? अक्टूबर 2022 के लिए, हर महीने के लिए आईसीसी एक महिला और एक पुरुष उस महीने के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुनती है। तो इस बार जो है निदा डार, महिला पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के महिला खिलाड़ी हैं, है ना। विराट कोहली पुरुष, भारत। तो इन दोनों को चुना गया है। इसका सहयोग उपरोक्त दोनों अर्थात ए और बी दोनों, तो इसके दोनों हो जाएंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है निदा डार जो पाकिस्तान की हैं, और विराट कोहली जो है पुरुष भारत से अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इन दोनों लोगों को चुना गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2021 से आईसीसी यह शुरू कर रहा है। आईसीसी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1909। मुख्यालय जो है इसके दुबई है, मुख्यालय दुबई है, और इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सेवा दल के नेता का एक निधन हो गया, है ना। उनका क्या नाम है? तो के पांडे। कांग्रेस और विपक्षी दल 2 महीने पहले से, अब तो 62 दिन से ज्यादा होगा। कांग्रेस और विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा, ये पैदल यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। और लोगों की समस्याओं सुनते हैं और इसमें सारी चीजें करते हैं। तो पैदल जोड़ो यात्रा। हार्ट अटैक से निधन हो गया, के पांडे का निधन हो गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो वो इसमें भाग ले रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश क्वाड देशों की नौसेनाओं की वार्षिक अभ्यास मालाबार 2022 में भाग लेगा? क्वाड देशों की नौसेनाओं के वार्षिक अभ्यास मालाबार 2022 की मेजबानी करेगा। तो क्वाड में 4 देश हैं और इस बार जापान जो है इसमें इसका मेजबानी कर रहा है जापान। पहले हम जानते हैं क्वाड क्या है। क्वाड 4 देशों का समूह, और इस क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो इस क्वाड में जो देश हैं भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया।
भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल हैं और ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास करते हैं। मालाबार नौसैन्य अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। यह नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार नौसैन्य अभ्यास। मालाबार नौसैन्य अभ्यास 1992 में शुरू हुआ भारत प्लस यूएसए के साथ, है ना। 30 वर्ष पूरे हो गए इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? 30 वर्ष पूरे हो गए। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया में 30 वर्ष पूरे, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुके। क्वाड का भी जापान मेजबानी करेगा, क्वाड देशों के इस सम्मेलन को। क्वाड देशों के इस सम्मेलन को अब ये कहां होगा? जापान के कौन से जगह पे होगा ये? इसमें भारत के कौन से जो है भाग ले रहे हैं? तो 8 नवंबर से जापान के योकोसुका बंदरगाह से 8 नवंबर से जापान के योकोसुका 8 नवंबर से योकोसुका बंदरगाह के पास समुद्र में शुरू और 18 नवंबर तक चलेगा। 18 नवंबर तक चलेगा, है ना। तो क्वाड देश का मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसमें भारत के कौन कौन से शामिल होंगे? तो भारत आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमाल्टा और P8I टोही विमान इसमें भाग ले रहे हैं। आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमाल्टा भाग लेंगे। आईएनएस शिवालिक इसमें भाग लेंगे, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कोमाल्टा, है ना। P8I टोही विमान, है ना। तो ये भाग ले रहे हैं P8I टोही विमान और ये दोनों इसमें भाग लेंगे। तो यह जापान तट के पास हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको याद रखिएगा, शानदार प्रश्न है। चलिए अगला, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ब्लू टिक सत्यापित खातों के लिए प्रतिमाह $8 का शुल्क लगाया है? प्रति महीने $8 का शुल्क लगाया है। तो देखो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात किया जा रहा है, ब्लू टिक सत्यापित खातों के लिए, है ना। प्रति माह $8, लगभग 719 रुपये होगा, 719 रुपये, है ना। $719 भारतीय रुपए में $8। तो ये किया है ट्विटर ने। ट्विटर को किसने खरीदा? एलन मस्क ने। अब एलन मस्क ने खरीदा है और अब इस पर $8 ब्लू टिक एक खाता है, जो ऐसा कहा जा रहा है, एलन मस्क ने कहा है कि बहुत सारा कमर्शियल रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कमर्शियल रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उन लोगों को इसको पे करना चाहिए। अब लोग भी जो है ना, ट्विटर को एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने खरीद लिया, $8 का शुल्क लगाया, है ना। अब इस तरीके से ट्विटर जो है अब पैसे लेगी इसके लिए। ट्विटर जो है भारत में ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट के लिए इसको कहते हैं ब्लू टिक, मतलब होता है वेरीफाइड अकाउंट, है ना। वेरीफाइड अकाउंट के लिए क्या होगा? अब 719 रुपये भारत में लगेंगे, जिसका होगा $8।
तो एलन मस्क ने सोशल मीडिया की सबसे दिग्गज कंपनी को खरीद लिया था और इस पर ब्लू स्टिक सब्सक्रिप्शन जो है इस पर आ रहा है। अब इस तरीके से इस पर पैसे लगेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार किस देश की यात्रा पर गए थे? आधिकारिक यात्रा। कौन? एडमिरल हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं, आप देखेंगे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान इज द राइट आंसर। जापान की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। 5 से 9 नवंबर तक जापान की यात्रा पर थे। 5 से 9 नवंबर तक जापान की यात्रा पर थे। याद रखना है 5 से 9 नवंबर तक ये जापान की यात्रा पर थे हमारे नौसेना प्रमुख। जहां पर उन्होंने योकोसुका बंदरगाह पर 6 नवंबर को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू को देखेंगे। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के गठन की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें ये भाग लेंगे। और इसी दौरान मालाबार नौसैन्य अभ्यास भी हुआ जहां शिवालिक और कोमाल्टा इसमें भाग लिए। तो इस तरह से आर हरिकुमार भारत के एडमिरल है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष, इनके नाम भी मैं लिख देता हूं, मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल अनिल चौहान सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। तो तीनों बातें आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण को बरकरार रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको आरक्षण दिया गया था, तो आप याद रखिएगा इनके आरक्षण को जो बरकरार रखा है वो 10% का आरक्षण दिया गया था, जो कि बरकरार रखा गया है 10% आरक्षण, है ना। 124वां संशोधन विधेयक लाया गया था। संशोधन विधेयक 2019 पास, और पास होने के बाद जो हुआ 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग में है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से इसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से इसको बरकरार रखा। 3-2 से बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3-2 से निर्णय दिया और इसको बरकरार रखा कि सामान्य वर्ग के जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए दिया गया 10% का आरक्षण संविधान के मूल ढांचों का बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। ये संविधान सम्मत है और संविधान भी यही चाहता है। तो ये बातें जो है स्थापित हो गई इसमें, है ना, सुप्रीम कोर्ट के। अब 124वां संविधान संशोधन विधेयक था और 103वां संविधान संशोधन क्या था? अधिनियम 2019 के द्वारा 10% का आरक्षण। इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 क्लास 6, 16 क्लास 6 जोड़ा
गया है। तो ये नौकरियों के लिए है और ये शिक्षा में स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण, ये नौकरियों के लिए आरक्षण है, दोनों में ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस आर्थिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम है। तो वेरी वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान पीठ जो 5 जजों की थी उसमें निर्णय दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।